हेलो एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछली सारी डेफिनेशंस याद कर ली होंगी। जिन्होंने पढ़ ली हैं डेफिनेशंस उन्हीं के लिए ये थ्योरम्स हैं, अदरवाइज ये बेकार की बात है, इस पर सिर्फ पढ़ना। क्या कहता है पहले थ्योरम में, अगर एफ जेड हैज ए पोल एट जेड बराबर ए, अगर फंक्शन जेड का पोल है जेड बराबर ए पे, देन फंक्शन जेड इंफिनिटी हो जाएगा जेड बराबर ए रखने पर। अब जैसे पोल की डेफिनेशन याद है वो तभी इस सवाल को करेगा। अभी बात कर रहा हूं क्या दिया है, सपोज एफ जेड हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर एम एट जेड बराबर ए। फंक्शन जेड का एक पोल है जिसका ऑर्डर जो है वो एम है एट जेड बराबर ए पे। तो यहाँ पे उसने कहा ना पोल एट जेड बराबर ए, मान लिया आपने ऑर्डर एम का। आपको प्रूव ये करना, किसी ऑर्डर का तो होगा, और अगर हमें प्रूव ये करना है कि फंक्शन जेड इंफिनिटी है जब होगा जब जेड टेंड्स टू ए हो जाए। अब देखिए, बाय अजम्पशन द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड कंटेन्स ओनली एम टर्म्स। ये कहां से आया? बाय अजम्पशन का मतलब यह है कि यहाँ पे क्योंकि पोल गिवन है तो पोल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं। ऊपर अब जितने भी होंगे, जैसे यहाँ पे m है तो ऑर्डर m कहलाएगा, 2 होते तो ऑर्डर 2 कहलाता, 1 होते तो ऑर्डर 1 कहलाता। तो bn z माइनस ए की पावर n n इज इक्वल टू 1 से m तक जाएगा। पहला पार्ट तो कांस्टेंट है, दूसरे में वैल्यू बदल जाएगी। ये ऐसे बढ़ जाएगा। अगर मैं ऑर्डर 1 का कहता तो यहाँ खत्म कर देता, ऑर्डर 2 का कहता तो यहाँ बंद कर देता, लेकिन थ्योरम है तो मुझे जर्नल कहना है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। bm z माइनस ए की पावर m। उसके बाद मैं इसमें सबसे बड़ी जो नीचे पावर है मैं कॉमन ले लूंगा, 1 अपॉन z माइनस ए की पावर m। असल में ये यहाँ लिखना चाहिए था, वो ऊपर लिख गया है, z माइनस ए की पावर m प्लस लगा। ये यहाँ नहीं, ये यहाँ होता। तो जैसे मैं इसको कॉमन लूंगा तो b1 के साथ आ जाएगा z माइनस ए की पावर m माइनस 1। जब ये अंदर जाएगा तो बचेगा तो यही z माइनस ए, b2 के साथ m माइनस 2 हो जाएगा और bm जो है वो अकेला रह जाएगा। देखो सही हो गया। कहते हैं द एक्सप्रेशन विद इन द कर्ली ब्रैकेट ऑन द राइट हैंड साइड टेंड्स टू bm एज z टेंड्स टू a। ठीक है, जब आप z टेंड्स टू a रखेंगे तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये है कर्ली ब्रैकेट, ये और ये z बराबर a रखने पर होगा क्या? कहिए ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएंगे, बस ये बचेगा bm। तो ये पूरा जो है ये राइट हैंड साइड जो है, एक्सप्रेशन विद इन द कर्ली ब्रैकेट ऑन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में जो ये कर्ली ब्रैकेट है इसके अंदर लिमिट लगाने पर bm बचेगा। तो अब पूरा राइट हैंड साइड कैसा होगा? अब bm तो ऊपर रह गया और नीचे आपने जब z बराबर a रखा तो ये तो 0 हो गया, तो bm अपॉन 0 ये क्या बन जाएगा? ये पूरा टर्म इंफिनिटी हो जाएगा। और यहाँ पे a रखने पर ये 0 हो जाएगा, तो बेचारा मौजूद ही नहीं है। और यहाँ पे क्या हुआ? bm अपॉन 0, तो ये इस प्रकार इंफिनिटी हो गया। तो ये ब्रैकेट की कहानी इसलिए गाई ताकि किसी को ना लगे कि इंडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं हो जाएगी, एकदम यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, जैसे z बराबर a रखूंगा तो यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0 तो नीचे भी 0, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ब्रैकेट में ये सब पहला टर्म 0, दूसरा टर्म 0, लेकिन ये अंतिम bm जो है ये बच जाएगा। तो bm बटे समथिंग, समथिंग कौन है यहाँ पे? 0, ये वाला 0, तो इसलिए ये इंफिनिटी होगा। और ये वाला टर्म मैंने आपको पहले भी बताया, ये 0। तो कुल मिला के bm अपॉन 0 इंफिनिटी, तो लिमिट लगाने पर ये आपका इंफिनिटी हो जाएगा। तो बस मॉड एफ जेड टेंड्स टू इंफिनिटी जब z टेंड्स टू a। तो इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं थी। जब फंक्शन में पोल होता है तो उसके प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट वैल्यूज होती हैं, तो बस बटे में कुछ ना कुछ तो होगी वैल्यू, बस वही आपका नीचे 0 देगा और वो इंफिनिटी बना देगा, जैसे यहाँ बना देगा, किसी भी ऑर्डर का मान लेते। अगली थ्योरम देखिए, if an analytic function fz has a pole of order m at z बराबर a, then 1 upon fz has a 0 of order m at z बराबर a and conversely। क्या मतलब हुआ? अगर पोल है किसी फंक्शन में z बराबर a पे ऑर्डर m का, तो उसमें उसका 1 अपॉन कर दूं फंक्शन का, तो उसमें 0 जरूर होगा ऑर्डर m का एट z बराबर a पे। और या कन्वर्सली, मतलब अगर उसमें 0 है ऑर्डर m का एट z बराबर a पे, तो 1 अपॉन z में पोल हो जाएगा। अब आप कहिए कि 0 क्या होता था, तो अब वो मैंने कहा ना कल का पढ़ा हुआ होना चाहिए था। फंक्शन z का अगर 0 है a पॉइंट पे तो हम उसको ऐसे लिख देंगे, पावर उसकी m लगा दीजिए। इस एक्सप्रेशन का ये मतलब हुआ फंक्शन z हैज ए 0 ऑफ ऑर्डर m एट z बराबर a। जैसे एग्जांपल मैं कहूं z माइनस 1 की पावर 2 और साथ में कह दीजिए यहाँ पे z स्क्वायर। तो z स्क्वायर तो हो गया आपका 5z ये, और ये आपका z माइनस है, तो एक ही जगह पे 1 हो गया, m की जगह पे 2 हो गया। तो अब इस फंक्शन का 1 पॉइंट पे 0 है ऑर्डर 2 का, कि 1 रखने पर ये 0 हो जाता है, लेकिन जो साथ में बचेगा वो 0 नहीं होना चाहिए।
अगर यार ये भी जीरो हुआ तो इसका मतलब मान लीजिए ये होता z माइनस वन का स्क्वायर और z स्क्वायर माइनस वन, तो इसमें z माइनस z बराबर वन रखने पे ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। तो अभी नहीं कहूंगा, अभी कहूंगा इसके मैं फैक्टर करूंगा, अब ये क्यूब बन गया और ये z प्लस वन। अब वन रखने पे सिर्फ पहला ही जीरो होगा, दूसरा नहीं होगा, तो इसका ऑर्डर तीन हो गया ना, यहाँ पे पता नहीं चल रहा था। तो इसलिए दूसरा जो फंक्शन बचता है, अगर बचा तो खाली z माइनस वन का पावर तीन होती तो ये होता भी नहीं, तो भी इसका वन ऑर्डर, वन पे तीन ऑर्डर का जीरो होता। तो अभी कुछ है तो वो नॉन जीरो होना चाहिए। ये सब ध्यान रखिए बातें। तो पहले देखिए, सपोज फंक्शन z हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर m। आपने मान लिया फंक्शन z का क्या है, पोल है ऑर्डर m का z बराबर a पे, तो उसको ऐसे लिख दीजिए बटे में z माइनस a की पावर m। z बराबर a रखने पे इंफिनिटी होगा, लेकिन मतलब नीचे जीरो हो जाएगा। ऊपर क्या होना चाहिए, फाई में a रखने पे वो नॉन जीरो रहना चाहिए, और फाई a जो है वो आपका फाई z जो है वो एनालिटिक होगा। ये जरूरी कंडीशन होती है कि जहां पे जीरो होना है वहां होगा, बाकी बची हुई चीज पे जीरो नहीं और वो एनालिटिक। अब कंसीडर करिए इसको वन अपॉन कर दें, तो ये करा, और वन अपॉन फाई z आ जाएगा। वन अपॉन फाई z को साई z मान लीजिए और ऐसे लिख लीजिए। तो अगर फंक्शन z का इक्वेशन नंबर वन में फंक्शन z का z बराबर a पे पोल था, तो वन अपॉन एफ जेड का नजर आने लगा मुझको ये कि z बराबर a पे कौन है, जीरो है, जिसका ऑर्डर आपका m है, लेकिन साई जो है वो वन अपॉन फाई z है। साई a नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि फाई a नॉन जीरो है तो साई a भी नॉन जीरो होगा। और साहब क्योंकि f यहाँ पे फाई z आपने एनालिटिक माना था, क्यों माना था, क्योंकि फंक्शन z का यहाँ पे आपने एनालिटिक माना था, क्यों माना था, क्योंकि आपने फंक्शन z का z बराबर a पे पोल माना है, तो ऊपर का जो टर्म होगा वो एनालिटिक होगा। तो ये एनालिटिक, तो यहाँ एनालिटिक का क्या है, रेसिप्रोकल, तो वो भी एनालिटिक ही होगा। तो साई z भी एनालिटिक होगा सिंस फाई z इज एनालिटिक। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट ये निकला कि वन अपॉन फाई एफ जेड, सॉरी वन अपॉन एफ जेड हैज अ जीरो ऑफ ऑर्डर m एट z बराबर a, जबकि खुद एफ जेड का z बराबर a पे कौन था, पोल था ऑर्डर m का, तो उसका रेसिप्रोकल का, अगर खुद उसका पोल है तो उसके रेसिप्रोकल का जीरो होगा। आप कन्वर्सली देखिए, सपोज वन अपॉन एफ जेड है जीरो, अब मान लीजिए इसका जीरो है ऑर्डर m का एट z बराबर a पे, तो अगर इस फंक्शन का जीरो है तो वन अपॉन एफ जेड को मैं कैसे लिखूंगा, z माइनस a की पावर है, तो z बराबर a पे क्या है, जीरो है एट z बराबर a पे, सो दैट वन अपॉन एफ जेड बराबर z माइनस a की पावर m और जी जेड, जहां पे जी ए नॉन जीरो होगा और जी जेड एनालिटिक होगा। ये जरूरी कंडीशन है, ये आपको अगर याद नहीं है तो आप जीरो पढ़िए, पहला वीडियो, पहला पेज। अब इसको आप एफ जेड उल्टा कर दीजिए, उल्टा करने पर ये तो नीचे रह जाएगा, वन अपॉन जी जेड को नया फंक्शन एच जेड मान लीजिए। एच जेड एनालिटिक होगा क्योंकि जी जेड एनालिटिक है, और एच ए भी नॉन जीरो क्योंकि जी ए भी नॉन जीरो। कितना बढ़िया सब लिखा है। सो फाई जेड एफ जेड सॉरी हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर m एट z बराबर a। ये नजर आता है ना कि एफ जेड का अब z बराबर a पे क्या है, पोल है, कितने ऑर्डर का, m ऑर्डर का, जबकि वन अपॉन एफ जेड का क्या था, जीरो था, z बराबर a पे m। सिर्फ कॉन्सेप्ट की लड़ाई है, उसे पढ़िए और आपको मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखिए। Let fz be analytic in a domain D, then unless fz is identically zero, there exists the neighborhood, जिसको NBDB बोल देते हैं, NHDB कहीं कभी होता है, of each point in D throughout which the function has no zero, except possibly at the point itself. In other words, zeros of an analytic function are isolated. Zeros जो होते हैं वो isolated होते हैं। Isolated क्या होता था? Isolated singularity वो होती थी कि जिस पॉइंट पे z बराबर a पे अगर वो सीज हो जाएगा एनालिटिक होने से, तो उसके डिलीटेड नेबरहुड में फंक्शन सीज नहीं होना चाहिए। तो पहले पढ़िए आइसोलेटेड को, भूल गया हो तो मैं पढ़ा दूंगा, पेज 10 था ये। ये देख, मैंने कहा था ना z बराबर a पे अगर आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है तो उस पर सीज हो जाएगा एनालिटिक होने से, और उसके आसपास डिलीटेड नेबरहुड में फंक्शन z इज एनालिटिक इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z बराबर, दैट इज उसके आसपास कहीं पे भी कोई और सिंगुलरिटी नहीं होगी। तो ये तो पिछला जब तक याद नहीं होगा एक भी थ्योरम हिलेगी नहीं। चलिए, तो जीरोस जो है एनालिटिक हैं,
इसका मतलब क्या है कि जिस पॉइंट पे फंक्शन जीरो होना है उसी पे होगा, उसके आसपास कहीं पर भी नहीं होगा। तो फंक्शन फिर से पढ़िए थ्योरम का स्टेटमेंट। फंक्शन z एनालिटिक है किसी डोमेन D में, पहली लाइन में कोई बात नहीं। देन अनलेस फंक्शन z इज आइडेंटिकली जीरो, मतलब खुद या तो जीरो हो जाए, देयर एग्जिस्ट, then unless fz is identically zero, there exists the neighborhood NBD of each point in D throughout which the function has no zero। मतलब जिस पॉइंट पे फंक्शन जीरो हो रहा है उसके आसपास किसी भी जगह पे फंक्शन खुद जीरो नहीं होगा, एक्सेप्ट पॉसिबली द पॉइंट इटसेल्फ। मतलब एक्सेप्ट पॉसिबली द पॉइंट इटसेल्फ, मतलब खुद वो पॉइंट जो है वो सब आसपास के जीरो अगर खुद ही हो रहे हैं कि हर पॉइंट पे फंक्शन जीरो है तो बात अलग है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा सा डोमेन है, ये एक पॉइंट पे अगर फंक्शन यहाँ पे जीरो है तो उसके आसपास की जगहों पे फंक्शन जीरो नहीं होगा, बस उसी पे जीरो होगा, एक्सेप्ट पॉसिबली कि खुद ही उन सारे पॉइंट पे फंक्शन जीरो हो जाए, वो बात अलग है। तो ये डेफिनेशन क्या है कि बनी, ये ऑटोमेटिकली एनालिटिक मतलब जीरो के आइसोलेटेड होने की बनी कि ए पॉइंट पे वहां पे सीज हो जाता है एनालिटिक होने से, ऐसे यहाँ पे सीज हो गया, या कहिए कि जीरो हो गया, वहां पे आपका क्या हो रहा था कि फंक्शन एनालिटिक नहीं रहता था, उसके आसपास में था। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट पे जीरो होगा और आसपास पे जीरो नहीं होगा। तो क्या कहते हैं, लेट z बराबर a, जीरो है ऑर्डर m का ऑफ द एनालिटिक फंक्शन fz में, देन वी में राइट, हम ऐसे लिख सकते हैं fz इज इक्वल टू z माइनस a की पावर m और phi z। फंक्शन z को ऐसे लिख लीजिए, ये क्या बात हुई, z बराबर a पे फंक्शन z का जीरो है जिसका ऑर्डर m है, वेयर fz इज एनालिटिक एंड फंक्शन a जो है वो जीरो नहीं होगा। ये तो डेफिनेशन क्लियरली z माइनस a बराबर जीरो जब नहीं होगा, जीरो जब z की वैल्यू a नहीं है, सिर्फ a पे ही जीरो होगा। नाउ there exists no other point in the deleted neighborhood of z minus a less than r। a पॉइंट के चारों तरफ की दिशाओं को इससे दिखा सकते हैं। अगर मैं कहूं मॉड z माइनस a बराबर r, तो मॉड z माइनस a बराबर r क्या चीज है, भूल गए क्या आप? ये मॉड z माइनस a, वो गलत हो गया यार, मॉड z माइनस a बराबर r सर्किल है भाई, इसका सेंटर a होगा और जिसकी रेडियस r होगी, सर्किल है और रेडियस, और उस तो क्या कहता है, नाउ देयर एग्जिस्ट नो अदर पॉइंट इन द डिलीटेड नेबरहुड। अब a के चारों तरफ की दिशाएं तो उसका नेबरहुड होगी, तो a को छोड़ दीजिए और उसके चारों तरफ की दिशाओं पे आ जाइए। तो आपने उसके a के चारों तरफ छोटा सा सर्किल बना दिया, इतना छोटा, उसका आपने कहा रेडियस बहुत ही छोटी है r, लेकिन और भी छोटा करने के लिए कह दिया लेस देन r से भी छोटी, बिल्कुल आसपास की जगहों पे कहीं पे भी फंक्शन जीरो नहीं हो रहा है। हेंस तो जीरो क्या हो गया, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, क्योंकि पहले आइसोलेटेड सिंगुलरिटी पढ़िए, एक ही पॉइंट पे वो काम हो रहा होता है, उसके आसपास की जगहों पे नहीं होता। यहाँ पे ए पे जीरो है और आसपास की जगहों पे जीरो नहीं। हेंस the zero is an isolated singularity। This is true for every zero of fz। ये जितने भी जीरो होंगे उस सबके लिए ट्रू होगा कि इस पॉइंट पे जीरो होता है उसके आसपास जीरो नहीं होगा, जितने भी पॉइंट पे जीरो हो रहा है उसके आसपास जीरो नहीं होगा। सो zeros of function z are isolated singularities। अब आता है poles are isolated। कहता है if z बराबर a is a pole of order m of an analytic function fz, then हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, तो कोई बात ही नहीं है, तो 1 अपॉन fz भी एनालिटिक होगा और हैज a जीरो ऑफ ऑर्डर m एंड z बराबर a है, z बराबर a, ओ यार a लिखा है बस, ये जैसा भी बनता है। तो आपका ये कि अगर पोल्स है अगर फंक्शन z में a पॉइंट पे m ऑर्डर का, तो मैं ये लिखूंगा 1 अपॉन कर दूं उसको उल्टा, तो आज की पहली थ्योरम ये थी कि उसका जीरो हो जाएगा z बराबर a पे ऑर्डर m का, लेकिन जीरोस तो आइसोलेटेड होते हैं, ये हमें पिछली थ्योरम से पता है, तो पोल्स भी आइसोलेटेड हो। तो कह रहा है सिंस जीरोस आर आइसोलेटेड, आप थ्योरम एग्जाम में आ जाएगी, प्रूफ करिए पोल्स आर आइसोलेटेड। तो पहले आप ये लिखेंगे, अगर 10 नंबर की अगर थ्योरम आ गई तो आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि जिस फंक्शन में पोल होता है उसके रेसिप्रोकल में जीरो होता है, ये भी प्रूफ कर सकते हैं। और फिर आप ये भी कहिए कि जीरोस आर आपके आइसोलेटेड होते हैं, आप ये पिछली थ्योरम प्रूफ करिए, फिर एक लाइन लिख दीजिए सिंस जीरोस आर आइसोलेटेड एंड हेंस पोल्स आर आइसोलेटेड। ये आप सिर्फ इतना सा ही लिखिए, ये तो डेफिनेशन थी, थ्योरम का प्रूफ कहाँ है कि z बराबर a फंक्शन z का पोल है ऑर्डर m का, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन z जो है वो जीरो हो गया, लेकिन जीरोस आइसोलेटेड होते हैं तो पोल्स भी आइसोलेटेड होंगे। अब आता है पॉइंट एट इंफिनिटी। द बिहेवियर ऑफ द पॉइंट एट z बराबर इंफिनिटी इज स्टडीड बाय पुटिंग z बराबर 1 अपॉन जीटा, कुछ भी लिख दीजिए, अल्फा लिख दीजिए। In fz, behavior of fz at z बराबर infinity is determined by behavior of the function f1 upon zeta at zeta is equal to 0। तो मतलब क्या है, किसी फंक्शन का अगर इंफिनिटी पे बिहेवियर देखना है
तो उस फंक्शन में आप क्या करेंगे, z की जगह पे 1/अल्फा आप आसानी से लिख देंगे, अल्फा लिख देंगे फंक्शन z में। अब बिहेवियर ऑफ फंक्शन z इंफिनिटी पे अगर देखना है तो आप बिहेवियर देखिए 1 फंक्शन 1/z का या 1/अल्फा का काय पे एट अल्फा बराबर 0। तो it follows that function z has a 0 or pole at z बराबर infinity according as function 1/zeta has a corresponding property at z बराबर 0। किसी फंक्शन का इंफिनिटी पे जो प्रॉपर्टी होगी फंक्शन 1/zeta की वही प्रॉपर्टी 0 पे होनी चाहिए। इसे आप लिखिए, अगली थ्योरम हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत सही से तैयार करिएगा, पहले पिछला वीडियो पढ़ना फिर इसको तैयार करना है। ओके।